तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है और उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कल संडे है और कल बहुत बड़ा दिन है। दुआओं प्रार्थनाओं का दौर जारी है। कल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप का समापन होगा और पिछले 10 मैचों में इंक्लूडिंग सेमीफाइनल जिस तरीके से इंडियन टीम का परफॉर्मेंस रहा है, राइवल टीम यानी कि विरोधी टीम हो या फिर क्रिकेट के पंडित हों, दिग्गज हों, बड़े बड़े शास्त्री ज्ञानी, एक सुर में एक बात कह रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड कि इस कप की दावेदार टीम इंडिया है। तो एक कदम बस दूर हैं, एक कदम का फासला है। कल 19 नवंबर 2 बजे से मैच और रात 10 साढ़े 10 तक नतीजा सामने। और मेरा दिल कह रहा और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल रोहित की हथेलियों में वो वर्ल्ड कप होगा और उसकी हथेलियों के ज़रिए 145 करोड़ हिंदुस्तानियों के हथेलियों में भी उस वर्ल्ड कप का एक एहसास होगा, महसूस करेंगे। तो बस कल मैच देखना है और मुझे मालूम है आप सभी देखेंगे और इस मैच की सारी अच्छी बातें और इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी तो परसों मंडे को तसल्ली से बात होगी, दिल खोलकर। तो कल मैच, आज की कहानी अब लेकिन शुरू करता हूँ। आज की कहानी एक बड़ी अजीब कहानी है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें खून के बदले खून, जान के बदले जान, लेकिन परिवार माफ़ कर दे तो सब कुछ माफ़, आप सजाए मौत से वापस भी आ सकते हैं। ये कहानी एक भारतीय महिला की है, एक महिला जो पेशे से नर्स है। इसका नाम है निमिषा प्रिय। निमिषा शादीशुदा, 2 बच्चे उसके, पति थॉमस, टोनी थॉमस। ये लोग केरल के पलक्कड़ इलाके के रहने वाले। 2011 में ये परिवार तय करता है कि यमन चलते हैं और यमन में ही अपना ये जो मेडिकल पेशा है वहाँ करेंगे, थोड़े ज़्यादा आमदनी हो जाएगी। तो हमारी साउथ की बहुत सारी ऐसी नर्स हैं जो यूएई और अलग अलग खाड़ी के देशों में काम करती हैं। तो निमिषा भी 2011 में अपने हस्बैंड और 2 बच्चों को लेकर यमन पहुँच गई। यमन में वहाँ उसने अपना हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया। उसका पति भी अपना जॉब करता था, लेकिन 3 साल बाद ही 2014 में आर्थिक हालत उतनी अच्छी हुई नहीं जितनी उनको उम्मीद थी। तो पति ने कहा कि यहाँ भी मुश्किल है, कुछ पैसे बच नहीं रहे। तो ये हुआ कि पति अपने दोनों बच्चों के साथ केरल लौट आए और निमिषा ने कहा कि मैं थोड़ी और मेहनत कर लेती हूँ, देखती हूँ शायद कुछ तकदीर पलट जाए, क्योंकि इन 3 सालों में उसने काफ़ी कुछ सीख लिया था यमन के बारे में। तो 2014 में थॉमस अपनी बीवी निमिषा को छोड़कर केरल लौट आता है। अब निमिषा यमन में है और वहीं एक हॉस्पिटल में काम कर रही है। इतने तो दिन में वो यमन के बारे में समझ चुकी थी। फिर अचानक उसे ये ख्याल आया कि क्यों ना किसी के साथ मिलकर यहाँ अपना एक क्लिनिक खोला जाए, अच्छी खासी आमदनी होगी। लेकिन यमन का एक कानून है कि कोई भी नॉन यमनी यानी कि यमनी नागरिक के अलावा वहाँ ना हॉस्पिटल खोल सकता है ना क्लिनिक खोल सकता है। अब इस दौरान में इतने सालों में निमिषा की बहुत लोगों से दोस्ती हो चुकी थी। उनमें एक मेडिकल स्टाफ का ही एक मेल नर्स भी था जिसका नाम हन्नान था। हन्नान के साथ निमिषा की अच्छी पटती थी। उन दोनों ने कहा कि हाँ चलो हम लोग मिलकर खोलते हैं, लेकिन कानूनी दिक्कत ये थी कि बिना किसी यमन के नागरिक जो हो उसके बिना नहीं खोल सकते। तो इन दोनों ने कहा, वो जो हन्नान था उसने कहा पैसे तो मैं लगा दूंगा, लेकिन अब चूँकि मालकिन के तौर पर वो भी है तो उसको वो दिखाना पड़ेगा कि किसी यमन की वाइफ है। इत्तेफाक से थॉमस का एक दोस्त हुआ करता था यमन में और उस दोस्त का नाम था तलाल अब्दो मेहदी। तो मेहदी थॉमस को भी जानता था, निमिषा को भी जानता था। तो इन दोनों ने मेहदी से पहले बात की कि तुम हॉस्पिटल खोलने में मदद करो, जो भी प्रॉफिट होगा हम सब बांटेंगे। मेहदी ने पैसे देने से इनकार कर दिए। जब इनकार कर दिया तो इन दोनों ने अपने लेवल पे खोला, लेकिन कहा कि इतनी मदद कर दो कि एक फेक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जिसमें तुम मुझे अपनी वाइफ दिखा देना, ताकि आसानी से क्लिनिक खोलने की परमिशन मिल जाए। मेहदी इसके लिए तैयार हो गया। उसने कहा ठीक है, इसके बदले में कुछ पैसे लेंगे। उसने कहा ठीक है, जब इनकम होगा तो मैं पैसे दे देंगे। अब एक कागज़ पर मेहदी की वाइफ बन गई निमिषा, फेक। क्लिनिक खुला और क्लिनिक चल पड़ा। लेकिन जब क्लिनिक चल पड़ा तो मेहदी की नीयत बदल गई। उसे लगा ये तो बड़ा प्रॉफिट का फ़ायदा है। अब वो जितनी बात हुई थी शर्त कि इतने पैसे दोगे मुनाफे में,
वो पूरे का पूरा उससे डबल ट्रिपल 5 गुना मांगने लगा। कुछ दिनों तक तो दिया, लेकिन फिर निमिषा को लगा कि ऐसे सारे पैसे दे देंगे तो हम क्या कमाएंगे, और हमने जिस मकसद से क्लिनिक खोला उसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन निमिषा मजबूर थी, इसलिए कि डॉक्यूमेंट्स मेहदी के नाम पर था, मेहदी की वो वाइफ बनी हुई थी, तो और पासपोर्ट भी उसने मेहंदी ने अपने पास रखा हुआ था निमिषा का, ताकि ये छोड़कर इंडिया भाग ना सके। धीरे धीरे वक्त बीता, वो परेशान थी, बीच का हल निकल रहा था, हन्नान उसको बहुत सपोर्ट करता था। तो अब उसने जानबूझकर, मेहदी ने निमिषा को अपनी असली वाइफ बताना शुरू कर दिया। जब ये मामला आया तब निमिषा फिर पुलिस के पास गई और उसने कहा कि ये मेरे पति नहीं है। फिर उसने उसके ऊपर कुछ इल्ज़ाम भी लगाए कि ये मुझे मारता पीटता है, ब्लैकमेल करता है। तो यमन पुलिस ने बाकायदा निमिषा की शिकायत सुनी और मेहदी को अरेस्ट भी कर लिया, उसे जेल भेजा, लेकिन फिर बेल पर वो बाहर आ गया। बाहर आने के बाद अब वो और बदल गया। अब निमिषा उससे अपना पासपोर्ट मांगती, वो पासपोर्ट देता नहीं, वो बदले की फिराक में था। इधर इसी दौरान में तकदीर ने फिर पलटी मारी। 2016 में अचानक यमन में सिविल वॉर छिड़ गया, गृह युद्ध, तख्ता पलट और बाकी चीज़ों को लेकर। तो जब गृह युद्ध छिड़ गया तो अब यमन के बाहर जाने, यमन आने पर बहुत सारे ट्रैवल रोक टोक लग गई। तो हालात ऐसे यमन में कि कोई यमन से बाहर नहीं जा सकता। बहुत सारे देशों ने यमन के टूर पे या ट्रैवल पर रोक लगा दी, उसमें भारत भी एक था। 2016-17 के बाद यमन के नागरिक या जो यमन के में जाना चाहते हैं भारतीय, वो जा नहीं सकते, क्योंकि वह हालात वहाँ के ख़तरनाक थे। वायलेंस हो रहा है, गृह युद्ध है, तो एक ये मुसीबत आ गई। अब निमिषा फंस गई वहाँ। 14 में पति और बच्चे तो आ गए, लेकिन 16 के बाद ये सिविल वॉर छिड़ गया। अब निमिषा भारत भी लौटना चाहे तो नहीं लौट पा रही है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि हालात और बदतर हों, किसी तरीके से यमन से निकल लो। अब उसके इस बिज़नेस पे भी असर पड़ा था क्लिनिक के, पर वो निकले कैसे? पासपोर्ट जो है वो मेहदी के पास, वो बहुत गिड़गिड़ाई। उसने मेहदी से कहा कि मुझे मेरा पासपोर्ट लौटा दो, ये जो भी है क्लिनिक जो भी चीज़ें हैं तुम सब रख लो, मुझे अपने घर वापस केरल जाना है। मेहदी पासपोर्ट देने को तैयार नहीं। निमिषा परेशान हो गई। जुलाई 2017 का महीना आया। 2017 जुलाई में उसे पता था कि मेहदी अपने घर में उसका पासपोर्ट रखे हुआ है, क्योंकि वो कई बार उसके घर गई थी, पति का दोस्त था वो। तो उसने अपने मेल नर्स पार्टनर जो हन्नान था उससे बात की कि यार किसी तरीके से इसके घर से अपना पासपोर्ट लेना ताकि मैं इंडिया वापस लौट जाऊँ। हन्नान भी शरीफ आदमी, उसने मदद की। उसने कहा ठीक है, पर कैसे? उसने कहा किसी कीमत पे वो होश में तो देगा नहीं। अब निमिषा एक नर्स थी, उसने कहा काम करते हैं, एक बेहोशी का इंजेक्शन उसको लगा देते हैं और वो बेहोश हो जाएगा, हम अपना पासपोर्ट लेंगे और उतनी देर में जब तक होश आएगा हम निकल लेंगे। हन्नान ने कहा कि ठीक है। दोनों इस राय पर एक राय। और इसके बाद जुलाई 2017 में एक रोज़ इन्होंने मौके का इंतज़ार किया, मेहदी के घर गए। मेहदी कुछ बीमार सा भी था, उसको इंजेक्शन लगाया, लेकिन उस इंजेक्शन में बेहोशी की दवा थी। इंजेक्शन लगाते ही मेहदी बेहोश हो गया। इसके बाद उसने अपना पासपोर्ट ढूंढा। थोड़ी देर के बाद उसे लगा कि ये कुछ गड़बड़ है। पता चला कि जल्दबाजी में निमिषा ने बेहोशी का ओवरडोज दे दिया था। अब ओवरडोज की वजह से मेहदी की मौत हो गई। तो निमिषा और हन्नान का मकसद था उसे बेहोश करना और पासपोर्ट लेकर निकल जाना, लेकिन अनजाने में या गलती से या घबराहट में डोज इतना ज़्यादा हो गया कि निमिषा के हाथों अनजाने में कत्ल हो गया। अब जब कत्ल हो गया दोनों घबराए, वापस गए। 4 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू की और तफ्तीश के बाद तमाम कैमरे और ये सारी चीज़ें थी। सीधा निमिषा और हन्नान दोनों को यमन की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों के ऊपर कत्ल का चार्ज लगाया गया। अब उसके बाद मुकदमा चला 2017 में, जो वहाँ की निचली अदालतें हैं उन्होंने अपना फ़ैसला सुनाया। तो सारी कहानी सामने आई कि पासपोर्ट लेना था, उसके बाद बेहोशी की हल्की दवा, लेकिन जो दूसरा वकील था उसने कहा नहीं, इनका मकसद ही मारना था। अब ये प्रूफ नहीं कर पाए कि अनजाने में हो गया, हमें सिर्फ बेहोश करना था। अदालत ने अपना फ़ैसला सुनाया और निमिषा को सज़ाए मौत दी और हन्नान को लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद। अब ये झटका था। इसके बाद निमिषा
सुप्रीम कोर्ट यमन की सबसे बड़ी अदालत में पहुंची और उसने अपील की और उसने अपनी कहानी बताई कि ये अनजाने में हुआ एक कत्ल है जिसके लिए वो शर्मिंदा है, उसे सिर्फ उसने बेहोश करने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चलता रहा और अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात इसी नवंबर की है जो अभी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निमिषा की सारी दलीलों को साइड रख दिया और उसने कहा नहीं, ये साजिश कत्ल की ही थी और निमिषा अपने बचाव में नहीं बता पाई कि ये अनजाने में हुआ कत्ल था। निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने निमिषा को सजाए मौत दी और हन्नान को उम्र कैद, जो यमनी नागरिक था। अब कानून का जो रास्ता था, आखिरी दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट वो बंद। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब निमिषा की मौत तय, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। जो यमन के रूलर हैं, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला किसी की डेथ पेनल्टी के लिए आता है तो उनकी भी रजामंदी होती, तो वो भी रजामंदी थी। तो अब उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो गए। अब क्या किया जाए? तो ये बात खबर पहुंची यहाँ तक, अब माँ बाप तक पहुंची। माँ बाप चाहते थे कि यमन जाएं, बेटी को किसी तरह ब्लड मनी के ज़रिए बचाएं। ब्लड मनी का मतलब ये कि जो कई मुस्लिम कंट्री में ऐसा है कि अगर किसी की जान चली जाती है या आप किसी का कत्ल कर देते हो, जिसका कत्ल हुआ अगर उसके क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर, जैसे अगर बेटा है तो माँ या बाप है तो बेटा, पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, ऐसा कोई भी, या भाई बहन, कातिल को माफ़ कर दे, बदले में एक कोई रकम ले ले, मुआवजा ले ले, हर्जाना ले ले, और अगर वो माफ़ीनामा दे देते हैं इसके बाद कुछ पैसे लेकर या कई बार बिना पैसे के, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई मतलब नहीं रहता। वहाँ की अदालतों में बड़ा साफ है कि अगर जिसके परिवार का कोई मरा है, उसके परिवार के लोगों ने कातिल को माफ़ कर दिया तो फिर उसकी सज़ा माफ़ हो जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी निमिषा को। इसके बाद कोई रास्ता बचा नहीं, बचा एक ही ब्लड मनी। अब बातचीत हुई किसी और सोर्सेस के ज़रिए, जो सूत्र, क्योंकि यहाँ फैमिली यमन जा नहीं सकती थी, सिविल वॉर है, इंडिया की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है जाने में। अब इसके बाद एक कमेटी बनाई गई, जो मतलब कमेटी क्या, एक मूवमेंट चला निमिषा को बचाने के लिए केरल में, सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल 2022। तो ये एक मूवमेंट चला सोशल मीडिया पर, हर जगह की बचाया जाए। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने, जो सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल 2022 ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि ऐसे ऐसे केस है और ये एक अनजाने में कत्ल हुआ और सजाए मौत मिली, इसमें निमिषा के परिवार को यमन जाने की इजाज़त दी जाए। हालात हालांकि ठीक नहीं है, भारत सरकार का रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन भारत सरकार को ये हुक्म दिया जाए कि वो निमिषा की माँ को कम से कम जाने की इजाज़त दे, ताकि माँ मेहदी के घर वालों से बात करे और ब्लड मनी की जो भी रकम है वो उसे देकर अपनी बेटी को मौत के मुंह से बचा कर ले आए। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन गवर्नमेंट को कहा कि आप एक हफ्ते के अंदर इस पर अपनी राय दीजिए। अभी थर्सडे को, 2 दिन पहले, इंडियन गवर्नमेंट ने जवाब दिया कोर्ट में। उसने कहा कि हाँ, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन थोड़ा सा इधर हाल में ऐसा हुआ है कि अगर कोई ख़ास रीज़न बताए और कितने दिन के लिए जाना है तो जाने की इजाज़त दी जा सकती है। बल्कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बागची ने यह भी कहा कि उनकी संज्ञान में ये केस है, उनके नॉलेज में, निमिषा का, तो वहाँ पे जो उसको लीगल एड और बाकी यमन में एम्बेसी के थ्रू वो भी देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, आप ये बताइए कि आप एक तो इसकी माँ को भेजने का इंतज़ाम कीजिए और बताइए कि आप कब तक भेजेंगे और क्या क्या करेंगे। तो अब परसों सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो सकता है नेक्स्ट वीक भारत सरकार बताए कि हाँ, हम तैयार हैं भेजने के लिए। अब यमन से जो खबर आई है वो ये है कि इस बीच में दूसरे चैनल से मेहदी के घर वालों से नेगोशिएशन चल रहा था कि आप ब्लड मनी लेकर निमिषा की जान बख्श दो। तो उस नेगोशिएशन में ये हुआ है कि कुछ महीने पहले ये नेगोशिएशन डन हुआ था, जो समझौता उसमें ये था कि उन लोगों ने, मेहदी के करीबी ने, उसकी बल्कि वाइफ ने 5 करोड़ यमनी रियाल, 5 करोड़ यमन की जो रियाल है, जो इंडियन करेंसी में 1.52 करोड़ रुपीस बैठता है,
मतलब ये है कि उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए के करीब 1,52,00,000 रुपए मांगा है निमिषा को माफ़ करने के लिए। अब पैसे का इंतज़ाम, बाकी चीज़ें तो हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए माँ को जाना है और माँ चाहती है कि फैमिली से बात करे। लेकिन इधर यमन के हालात ऐसे हैं कि जा नहीं सकते थे, सुप्रीम कोर्ट को उतरना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने जवाब दिया और बहुत उम्मीद ये है, क्योंकि प्रेशर भी है, भारत सरकार को भी जानकारी में है कि यहाँ से उसकी माँ को जाने की इजाज़त दी जाए और वो जाकर ब्लड मनी का भुगतान करे और निमिषा को मौत के मुंह से बचा कर ले आए। लेकिन ये सब कुछ अब अगले हफ्ते पर डिपेंड करता है। यमन वो देश है जहाँ पर मौत की सज़ा जो है गोली मार कर दी जाती है, लिटाकर पीठ पे गोली मारी जाती है ताकि दिल पे गोली लगे उल्टी तरफ से। इस तरीके से कोई और बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम में जिसको मौत की सज़ा मिली तो पहले उसको कोड़े मारे जाते हैं, फिर गोली मारी जाती है। तो और वहाँ पे फांसी या सज़ाए मौत बहुत मामले हैं। मतलब ये वो देश है जहाँ नाबालिग तक को मौत की सज़ा दी जा चुकी है। तो मौत की सज़ा को लेकर बहुत कट्टर है ये देश। अब निमिषा चूँकि उसकी पूरी कहानी है, इसकी वजह से सिंपैथी है कि बेशक उसके हाथ से एक गुनाह हुआ है, कत्ल हुआ, लेकिन उसका मकसद बेहोश कर अपने पासपोर्ट को लेकर वापस अपने देश, अपने पति और बच्चों के पास लौटना था। वो एक कातिल नहीं थी। हाँ, उससे गलती ये हो गई कि बेहोशी की जो दवा थी वो ओवरडोज हो गया। तो हम सब की दुआ यही है कि सुप्रीम कोर्ट के पहल पर भारत सरकार भी निमिषा की माँ और उसके परिवार की मदद करें। यहाँ से वो लोग जाएं और मेहदी के घर वालों से, उसकी बीवी से बात करें और उनसे उनकी बच्ची या उनकी बीवी जो बेटी है उसको माफ़ कर देने की गुजारिश करें। और जो भी ब्लड मनी की रकम है, जो मैंने कहा उनकी एक तरह से मांग थी लगभग 1.5 करोड़ इंडियन करेंसी में, वो उन्हें दे दी जाए। तो एक तरफ अभी हमने देखा कतर में अपने 8 जो नेवी के लोग हैं जिनको फांसी की सज़ा दी गई, उससे बातचीत चल रही है भारत सरकार के अलग अलग जो चैनल है उनके थ्रू। और दूसरी खबर अभी है यमन से आ गई, अफसोसनाक। तो इस मुहिम में हम सब भी यही चाहेंगे कि निमिषा को माफ़ी मिले और निमिषा हिफाजत के साथ भारत लौटे। अगले हफ्ते इस केस में जो भी अपडेट होगा, क्योंकि इस पर नज़र रखनी ज़रूरी है, तो जो भी होगा मैं आप तक इसको ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो फिलहाल कहानी में आज इतना ही, लेकिन ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज प्रीति यादव, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रीति। और ये कुंदन यादव जी की वाइफ हैं। साथ ही फल्गुनी का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे फल्गुनी। और ये पंकज वघेला ने भेजा है। धारा प्रजापत, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे धारा जी। और ये दिलीप प्रजापत की वाइफ हैं। भरत वर्मा का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे भरत। इसके अलावा जियान भड़भुइया, इनका भी आज बर्थडे है, यूनिक नेम है जियान भड़भुइया, तो हैप्पी बर्थडे। और ये भेजा है दीदारुल आलम ने। साथ ही प्राची कुमारी का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्राची। और ये भेजा है दीपक कुमार ने। तो कहानी में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर पूरी क्राइम तक फैमिली से आज एक रिक्वेस्ट भी करूँगा। दिल से दुआ मांगिएगा, अपने अपनी आस्थाओं, अपने अपने तरीके से, जो भी आप जैसे प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं, दुआएं मांगते हैं टीम इंडिया के लिए। उसकी वजह है रोहित के अंडर में ये टीम जिस तरीके से पहला 10 मैच खेली है, मतलब मैं क्रिकेट का एक तरह से क्या कहूँ, मेरी बीवी बहुत ताने मारती है कि इतना भी पैशन या इतना भी ज़्यादा जुनून नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको क्या बताऊँ, ये मेरे अंदर है नहीं, ये पता नहीं कहाँ से आ जाता है। तो आप सभी बस दुआएं और प्रार्थनाएं का दौर जारी रहे ताकि हमारी टीम जीते। और जिस तरीके से खेली है 10 मैच इंक्लूडिंग सेमीफाइनल, तब हमारे दुश्मन भी कह रहे हैं, जो विरोधी टीम है, जो बाकी लोग हैं, कि यार इस टीम का कोई मुकाबला नहीं। बहुत सारे वर्ल्ड कप हम लोगों ने मैच देखे, हमने बहुत सारे बाइलिंगुअल सीरीज़ देखी, टूर्नामेंट देखा, कभी ये कभी वो कभी वो। मुझे याद नहीं है कि अपने करियर में मैंने या अपने इस जुनून के दौर में कभी 11 के 11 ऐसे प्लेयर देखे हों एक ही टीम में, एक ही वक्त में, जिनमें से हर एक लगता है कि मैच विनर है, जिनमें से हर एक लगता है कि सुपरस्टार है। शुरू से एकदम आखिर तक आप आ जाइए, चाहे वो रोहित हों, चाहे वो गिल हों, चाहे कोहली हों, श्रेयस अय्यर हों, केएल राहुल हों, रविंद्र जडेजा हों,
मोहम्मद शामी हो, बुमराह हो, सिराज हो, कुलदीप हो, मतलब कहने ही क्या। तो इसलिए ऐसी टीम के लिए वर्ल्ड कप तो बनता है और इतनी बेहतरीन टीम के लिए भी बनता है। तो बस दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर जारी रहना चाहिए। और कल मुझे लगता है 145 करोड़ हिंदुस्तानियों को खुश होने का अधिकार है इस कप के साथ। तो मेरी भी यही दुआ, बहुत दिल से दुआ है। मैंने तो पूरी टीम के लिए पार्टी का भी अनाउंस कर दिया है। एक बार इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, मेरी तरफ से पार्टी। तो इन्हीं दुआओं के साथ अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को और अच्छी खबर के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।